नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। जिस तरह से चाइनीज सामान की कोई गारंटी नहीं होती है, उसी तरह से चाइनीज बातों की भी कोई गारंटी नहीं होती। कल तक गोवा में बैठकर चीन ब्रिक्स सम्मेलन में आतंक से लड़ने की कस्में खा रहा था। वही चीन बीजिंग से यह कह रहा है कि आतंकवाद को पाकिस्तान से जोड़ना सही नहीं। यही वजह है कि अब भारत में अंदर ही अंदर लोगों में चीन से नफरत सी हो गई है। इस वक्त पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट्स के खिलाफ गुस्सा है। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। आज हम चीन की उस डबल पॉकेट का विश्लेषण करेंगे, जिसमें एक तरफ उसकी जेब में भारत का पैसा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी। हम लोग ना बेचेंगे ना लाएंगे। चाइनीज आइटम बैन करना चाहिए। पाकिस्तान का दोस्त है, उससे हम बहुत नफरत करते हैं। वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है इंटरनेशनली, तो हमें भी मतलब ऑन बेसिस दिस ग्राउंड ना हमें भी इसको अपोज करना चाहिए। नहीं खरीदेंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आग्रह कर रहे हैं कि चीन का सामान बेचना बंद करें। चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो हम चाइना का माल क्यों खरीदे। भारत में सामान बेचकर एक जेब में भारत का पैसा और दूसरी जेब में पाकिस्तान के पालतू आतंकवादी। ये चीन की वो डबल पॉकेट है जिसमें चीन अपने सामान बेचकर हमारा पैसा भी ले रहा है और पाकिस्तान के आतंकवादियों को पालने वाला काम भी कर रहा है। भारत अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा है। भारत में चाइनीज प्रोडक्ट के लिए नफरत की बड़ी दीवार बन चुकी है, क्योंकि भारत चीन का वो डबल गेम देख रहा है जिसमें वो एक तरफ आतंक से लड़ने की कस्मों पर साथ देने की बात कहता है और पाकिस्तान का बचाव भी करता है। गोवा में चीन ने जो कुछ कहा वो बीजिंग में जाकर पलट गया और पाकिस्तान को आतंक से ना जोड़ने की बातें कहने लगे। चीन के इसी डबल गेम पर भारत का गुस्सा है। चीनी सामान के बहिष्कार की बड़ी मुहिम चल रही है, जिसमें लोग खुद सामने आ रहे हैं। व्यापारी खुद अपना नुकसान उठाकर भी आगे बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अभियान चल रहा है। मेड इन चाइना के खिलाफ मेड इन इंडिया गुस्सा बन चुका है। भारत के छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गांवों तक में चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि देश के लोग इस बात को कभी मंजूर नहीं करना चाहते कि हमारा पैसा उस चीन को जाए जो आतंकवादियों का बचाव करता है, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की मदद करता है। रिटेलर्स और होलसेलर्स के बीच में पिछले साल के मुकाबले चाइना के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड लगभग 30% घट गई है। और अर्थव्यवस्था को नुकसान ना हो, माल गारंटीड छाती ठोक के हम बेच सके। चाइना का माल एक धोखा है। सामान को किसी भी कीमत पर नहीं खरीदे। चीन के सामान को खरीदना भारत को कमजोर करना है। आज से 20 साल तक चाइना की लड़ियां बेच रहा था। इस साल मैंने बर्खास्त किया है चाइना की लड़ी को, क्योंकि चाइना अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। तो हमें लगता है कि बीइंग इंडियन हमें भी अपना एक थोड़ा सा इनिशिएटिव रखना चाहिए। सस्ते चाइनीज प्रोडक्ट भारत में खूब बिकते हैं। खास तौर पर त्योहारों के समय तो इनकी बिक्री बहुत बढ़ जाती है। दिवाली से पहले बाजारों में चाइनीज सामान भर जाना बहुत सामान्य हो चुका है, लेकिन इस बार माहौल अलग है। आज तक की टीम ने पूरे देश में चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ बने माहौल और उससे होने वाले असर का ग्राउंड रियलिटी टेस्ट किया है। इस वक्त हम मुंबई के ऐसी तंग गलियों में हैं। दक्षिण मुंबई का एक ऐसा लेन है जहां काफ़ी तादाद में चाइनीज़ बल्ब्स, चाइनीज़ इलेक्ट्रिक आइटम्स यहाँ बिकते हैं और उतनी ही तादाद में यहाँ लोग खरीदारी करने आते हैं हर त्यौहार के समय। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो चाइनीज़ बल्ब्स का काफ़ी है, क्योंकि सस्ता होता है, वैरायटी काफ़ी होती है। आप देख सकते हैं, मैं आपसे उदाहरण देना चाहूँगा। इस सेट ऑफ बल्ब को देख लीजिए, ये इंडियन मेड है। 400 से 450 इसकी कीमत होगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में कोई ये नहीं खरीदेगा। बल्कि नीचे आप देख सकते हैं ये तमाम जो बल्ब्स रखे हुए हैं ये सिर्फ चाइना है। डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट वैरायटी, अलग अलग भाव में। कोई 80 रुपये में बेचेगा, कोई 100 रुपये में बेचेगा, और ये होलसेल मार्केट है। इसे यहाँ से खरीद के बाद अपने लोकल एरिया में कोई 100 या 150 या 200 रुपये में बेचेंगे। लेकिन यहाँ कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या असर हो रहा है कहीं। सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि भाई चाइनीज आइटम्स नहीं खरीदना चाहिए, इंडियंस को दूर रहना चाहिए। क्या ग्राउंड पे इसका असर हो रहा है? क्या लोग यहाँ कम लेने आ रहे हैं या उतना ही खरीदारी हो रही है? उतना ही लोगों की तादाद आ रही है। ऐसा कुछ चाइनीज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या चाइनीज आइटम हमें बैन करना चाहिए? चाइनीज आइटम बैन करना चाहिए, लेकिन इंडियन का प्रोडक्ट ज़्यादा है नहीं, उसके लिए क्या चाइनीज ज़्यादा
चीप है उसके लिए कस्टमर उस पर ही जोर देते हैं। लेकिन अगर सोशल मीडिया में बार बार कैंपेनिंग हो रहा है कि हमें चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहिए, एज ए इंडियन व्हाट यू थिंक? एज ए इंडियन वी थिंक दैट वी शुड नॉट बाय अ चाइनीज आइटम। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चाइनीज लाइट्स मार्केट में आ गई हैं और इसी तरह की आवाज़ उज्जैन से भी आ रही है। उज्जैन में म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ ने कहा है वो किसी भी तरह से बैन लगाएंगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की सेल मार्केट में नहीं होने देंगे। नेतागण भी इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट वास्तविकता में हुआ है, जानने के लिए हम मध्य प्रदेश के भोपाल में MP नगर एरिया की इस दुकान पर हैं। भाई साहब बताइए, जो ये मुहिम चल रही है इससे क्या आपकी सेल पर कोई इम्पैक्ट पड़ा है? पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। जनता पे असर तो है देश की बात का, लेकिन हर चीज़ चाइनीज़ है। कहाँ तक आप अवॉइड करोगे चाइनीज़ आइटम को? इनफैक्ट आपके पास भी जो मोबाइल होगा वो भी चाइनीज़ ही मटेरियल से बना हुआ है, तो क्या हर आदमी मोबाइल थोड़ा ना फेंक देगा? मेड इन चाइना प्रोडक्ट के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार है। हर साल हजारों करोड़ रुपयों के चाइनीज प्रोडक्ट भारत में बिकते हैं, लेकिन लोग अब सवाल करने लगे हैं कि आखिर हम चाइनीज प्रोडक्ट खरीदकर चीन को क्यों पैसा दें, जब वो हमारे जवानों का खून बहाने वाले आतंकवादियों को बचाता है। क्या इस अभियान का चाइनीज प्रोडक्ट के कारोबार पर असर पड़ रहा है? पर लोग ज्यादा चाइनीज सामान नहीं मांग रहे हैं, सब इंडियन ही मांग रहे हैं और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं इंडियन ही सामान सेल आउट करने का। अगर कोई मेरे को अगर चाइना से थोड़ा सा महंगा भी हमको अगर इंडियन मिलता है तो मैं इंडियन ही लूंगा। भारत में चाइना का सामान बिकना ठीक बात नहीं है। हम इस आंदोलन के माध्यम से आग्रह करते हैं कि इस दीपावली में कोई चाइनीज सामान का प्रयोग नहीं करें। देश के गुस्से को समझा जा सकता है जब सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं और आतंक से लड़ने पर चीन जैसे वो देश बहाने बनाए, जिनकी कंपनियां और लोगों का रोजगार भारत के बाजार और भारत के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई पर टिका है, तो फिर गुस्सा आता ही है। लेकिन क्या चीन पर इसका कोई बड़ा असर पड़ेगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आज तक ब्यूरो। ट्रेडर्स के संगठन CAIT का कहना है कि इस दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट्स की बिक्री 30% तक गिर सकती है। सोशल मीडिया पर अभियान का बड़ा असर दिख रहा है। सरकार भले ही चाइनीज प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन को मुमकिन नहीं मान रही है, लेकिन देश के लोगों में अब चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ गुस्सा बहुत है। दिल्ली में होलसेल के सबसे बड़े मार्केट सदर बाजार में चाइनीज प्रोडक्ट्स की बिक्री 60% तक गिरी। 343 ट्रांसपोर्टर्स वाले दिल्ली ट्रांसपोर्ट संघ ने चाइनीज प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट के किसी भी ऑर्डर को लेने से मना कर दिया। गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने चाइनीज सामानों के बहिष्कार का सर्कुलर जारी कर दिया। बिहार में औरंगाबाद जिले में 10,000 की आबादी वाले एक गांव ने मेड इन चाइना सामान की खरीद बिक्री पर बैन लगाया है। असम में मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दुर्गा पूजा और दिवाली पर मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की अपील की थी। असम की राजधानी गुवाहाटी के कामरूप में जिला प्रशासन चाइनीज प्रोडक्ट्स का व्यापार करने वाले वेंडर्स पर फुल बैन लगा चुका है। मध्य प्रदेश के सागर में जिला प्रशासन दिवाली से पहले चाइनीज पटाखों पर प्रतिबंध लगा चुका है। आगरा, मेरठ, देहरादून, चंडीगढ़, पुणे, इंदौर, उज्जैन, गुड़गांव में चीन में बने सामानों का कारोबारी संगठन बहिष्कार कर रहे हैं। मेड इन चाइना सामानों से भारत के बाजार भरे पड़े हैं। घड़ियों, खिलौनों से लेकर फर्नीचर तक, पटाखों से लेकर लाइट और इलेक्ट्रिक फिटिंग तक, ऑफिस के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक, गिफ्ट आइटम से लेकर किचन के उपकरणों तक, हर जगह चीन के बने प्रोडक्ट्स दिखते हैं। चीन में कोई सामान बनाने की लागत भारत से करीब 10% कम होती है। सस्ते होने की वजह से चाइनीज प्रोडक्ट की भारतीय बाजार में बड़ी मांग है। दिवाली पर अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए की चाइनीज लड़ियां मार्केट में आई हैं। आगरा जैसे शहर में हर साल 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के चाइनीज प्रोडक्ट बिकते हैं। चाइनीज प्रोडक्ट में लाइट, गिफ्ट आइटम, लैंप, डोर और वॉल हैंगिंग जैसे सामान हैं। चाइनीज प्रोडक्ट जैसे खिलौने, सजावटी चीजें, प्लास्टिक के बने सामान से बाजार भरे हैं। पिछले साल भारत में 10 करोड़ स्मार्टफोन बिके, जिनमें ज्यादातर फोन मेड इन चाइना है। भारत में Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus, Lenovo, हायर, जियोनी, G5, कूलपैड जैसी 19 चाइनीज कंपनियां स्मार्टफोन बेच रही हैं। इनमें से अकेले Xiaomi ने मार्च से अगस्त तक एक मॉडल के करीब 18 लाख स्मार्टफोन भारत में बेचे। यानी अगली बार जब आप फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट वाले मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो अपना फोन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत संभावना है कि वो फोन मेड इन चाइना ही हो। अब हम आपको बताते हैं कि चीन के प्रोडक्ट के बॉयकॉट के मैसेज बढ़ाना अलग बात है। चीन के खिलाफ देश में गुस्से को समझा जा सकता है। चीनी प्रोडक्ट को बैन करने का फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दुश्मन देश होते हुए भी चीन दुनिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
भारत और चीन के बीच हर साल करीब 70 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जो चीन के पक्ष में ज्यादा है। भारत चीन में 15 अरब डॉलर के सामान बेचता है, तो चीन भारत में 61 अरब डॉलर के सामान बेचता है। यानी भारत चीन को जितना सामान बेचता है, उससे 6 गुना ज्यादा सामान चीन से भारत में आता है। भारत चीन को कॉटन, कॉपर, पेट्रोलियम और इंडस्ट्री मशीनरी के प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ नहीं बेचता, जबकि चीन से भारत को टीवी, रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप से लेकर दवाएं तक बेचता है। भारत में 90% से ज्यादा जरूरी दवाएं चीन से आने वाले फार्मा प्रोडक्ट्स पर निर्भर हैं। सिर्फ यही नहीं, चीन भारत में बड़ा निवेश भी कर रहा है। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से लेकर स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट चीन के पास हैं। चीन के सबसे अमीर व्यक्ति की रियल एस्टेट कंपनी डालियान वांडा हरियाणा 10 अरब डॉलर के निवेश से इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनवाने जा रही है। डालियान वांडा का हरियाणा में 10 अरब डॉलर का निवेश भारत में चीन का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। सवाल यह है कि इस ग्राउंड रियलिटी को समझते हुए भी क्या चीन को हम जवाब दे सकते हैं? भारत में लोगों का गुस्सा चीन के आने वाले उन सस्ते सामान पर है जो रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल होते हैं और बाजार में सामने दिख जाते हैं। लेकिन चीन से भारत का बड़ा निर्यात इलेक्ट्रिक मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम और पावर इक्विपमेंट का होता है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि चीन से आने वाले इसी बड़े इंजीनियरिंग सामान से ही चीन की बड़ी कंपनियों की सेहत को फर्क पड़ता है। खिलौने, पटाखे, सजावटी सामान से चीन के छोटे निर्यातक को कुछ समय के लिए नुकसान होगा, लेकिन बड़ी कंपनियों पर इससे असर नहीं होगा। असली बात यह है कि चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट के साथ साथ भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। भारत के पास बड़ा मौका है, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरी अब भारत के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजदूरी प्रति घंटे औसतन $1.5 है, तो चीन में मजदूरी प्रति घंटे औसतन $3 है। इसके अलावा भारत में करीब 50 करोड़ लोगों का पावरफुल लेबर फोर्स है, जिनके जरिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े मौके को भुनाया जा सकता है। यही वजह है कि हाल ही में चीन की कंपनियों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाई और कई भारतीय कंपनियों ने भी अपनी फैक्ट्री चीन से हटाकर भारत वापस लेकर हैवेल्स, गोदरेज, माइक्रोमैक्स और ऑटो पार्ट बनाने वाली बॉश जैसी कंपनियों ने चीन की महंगाई को देखकर वहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को हटाकर भारत शिफ्ट किया। दुनिया की फैक्ट्री चीन, आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो पाकिस्तान का हर मंच पर बचाव करेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए फायदे का सौदा है, जिसे उसने करीब करीब अपना चेकपोस्ट बना लिया है। इसीलिए वो पाकिस्तान के हर पाप पर पर्दा डालता रहेगा। भारत को चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ से लंबी कूटनीतिक लड़ाई लड़नी है। खबरदार में अब हम देश की सरहद को अभेद बनाने वाले अटूट दीवार का विश्लेषण करेंगे। ये मोदी सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरी हो गई तो भारत में घुसपैठ कराने के पाकिस्तान के प्लान में पलीता लगना तय। चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 2018 तक एलओसी को पूरी तरह सील कर देने की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। इसीलिए अब हम आपको मोदी सरकार के दीवार बनाने वाले प्लान का पूरा अपडेट दिखाते हैं। इस प्लान के तहत पाकिस्तान से लगने वाली 3,323 किलोमीटर लंबी सरहद पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब में जहां भौगोलिक परिस्थिति अनुकूल होगी, वहां 10 फीट ऊंची दीवार खड़ी की जाएगी। गुजरात के रण और सकरीक में लेजर वॉल और लेजर बीम से सीमा सील होगी। सीमा पर अंडर वाटर और अंडरग्राउंड सेंसर लगाने की तैयारी हो रही है, यानी आतंकी अब न तो जमीन पर या न ही पानी के जरिए घुसपैठ कर पाएंगे। अंडरग्राउंड और अंडर वाटर सेंसर में कैमरे लगे होंगे जो संदिग्ध को स्कैन कर कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे। पानी के अंदर लगा सेंसर वैसे ही काम करेगा जैसे जमीन पर लगे कैमरे काम करते हैं। ये कैमरे अंधेरा और घना कोहरा में भी बेहद कारगर हैं। सीमा पर अत्याधुनिक रेडार लगाए जा रहे हैं जो 360 डिग्री के दायरे में होने वाली घुसपैठ की जानकारी सीमा पर लगे कैमरे को देंगे। कैमरे घुसपैठियों को पकड़ेंगे और फौरन कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी देंगे। कैमरे के साथ लगे ऑटोमेटिक गन पलक झपकते दुश्मनों को ढेर कर देंगे। खबरदार में अब हम मोदी सरकार की सरहद को 100% सील करने वाली योजना की वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जो आप सिर्फ आज तक पर देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 3,323 किलोमीटर लंबी सरहद की फुल प्रूफ सुरक्षा कितना मुश्किल काम है। पहली ग्राउंड रिपोर्ट राजस्थान के रेगिस्तान से।
हम लोगों ने अपना एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 2018 तक हम इंडो पाकिस्तान बॉर्डर को पूरी तरह से सिक्योर करने में कामयाब होंगे। जो भारत 6 देशों से घिरा हुआ है। जिस प्लान से सरहद पर घुसपैठ के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का दावा देश के गृह मंत्री कर रहे हैं, उसके ग्राउंड रियलिटी जानने आज तक जैसलमेर के रेगिस्तान में पहुंचा। सामने अथाह रेत थी और बड़ा सवाल ये था कि क्या रेत के ढेर में दीवार खड़ा करना मुमकिन है? भारत सरकार की योजना है कि भारत पाकिस्तान सीमा को दिसंबर 2018 तक पूरी तरह से सील कर दिया जाए। यहाँ पर इसके लिए कवायद भी कई सालों से जारी है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये राजस्थान के रेगिस्तान में इतना आसान काम नहीं है। ये देखिए फेंसिंग है, आप फेंसिंग की ऊंचाई को देखिए यहाँ पर कितनी ज्यादा है, लेकिन जैसे ही रेत भरी आंधियां चलनी शुरू होती है आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई। यहाँ से रेत नीचे से भरते जा रहा है और बीच के जो फेंसिंग है वो फेंसिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आपको दिखाना चाहते हैं कि उधर से ये फेंसिंग आ रही थी, लेकिन आते आते ये फेंसिंग बिल्कुल गायब हो गई। जब इस तरह से फेंसिंग गायब हो जाती है तो इसको रेत के अंदर से निकाला नहीं जा सकता, दूसरी फेंसिंग लगाई जाती है। अब आपको दिखाना चाहते हैं कि दूसरा लेयर है फेंसिंग की, उसकी हालत क्या है। वो क्या, रेत के पहाड़ के नीचे वो दबता दबता इतना छोटा हो गया है कि सपोर्ट के जरिए उसको खड़ा करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो करीब करीब आधे से ज्यादा रेत के अंदर दब चुका है। ये रेगिस्तान की भौगोलिक बनावट है जो लगातार बदलती रहती है। आंधी तूफान के साथ रेत के टीले जगह बदलते रहते हैं। फेंसिंग के इर्द गिर्द रेत का जमावड़ा बढ़ता जाता है और चंद साल बाद फेंसिंग का नामो निशान नहीं रहता। बीएसएफ को नए सिरे से फेंसिंग करनी पड़ती है। भारत पाकिस्तान सीमा का ये वो इलाका है जहां पर सैंड ड्यून्स काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे इलाके में आप देख सकते हैं ये समतल इलाका है सड़क से लगते हुए, और यहाँ पर फेंसिंग है और फेंसिंग के ऊपर से जिस तरह से यहाँ पर ड्यून्स बने हैं, इन तरह की फेंसिंग अगर इतनी ऊपर तक ड्यून्स बनते हैं तो फेंसिंग कहीं नहीं नजर आ सकती है, ना फेंसिंग रह सकती है। इतना ऊपर ज्यादा धीरे धीरे ड्यून्स बन जाते हैं कि उसमें से फेंसिंग निकालना तक मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी तरह से वहां पर बार्ब वायर के जरिए यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से रेत लिए हवाएं चलती हैं, आंधियां चलती हैं, अपने साथ ये रेत का जो अंबार लेके आती हैं, इसमें किसी तरह से यहाँ पर फेंसिंग आसान काम नहीं है। आज तक आपको दिखा रहा है रेगिस्तान में ऑपरेशन फेंसिंग की राह में आने वाली वो तमाम मुश्किलें जिनसे बीएसएफ और सरकारी एजेंसियां लगातार जूझती रहती हैं। सैंड शेड्यूलिंग से निपटने के लिए बीएसएफ सैंड क्वार्टर बनाती है, लेकिन अक्सर वो भी बेअसर हो जाता है। बॉर्डर पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करने का एक तरीका यहाँ पर अपनाया जा रहा है कि आप देख सकते हैं ये सरहद का वो इलाका है जहाँ पर सैंड ड्यून्स काफी ज्यादा बनते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं। उन्हें रोकने के लिए इस तरह से क्वार्टर में आप देख सकते हैं किस तरह से प्लांटेशन की जा रही है। क्वार्टर्स में झाड़ियां बना बना के उनको उगाया जा रहा है ताकि जो उड़ने वाले धूल हैं, जो रेत हैं, उनको रोका जा सके। अगर एक दूसरे जगह से उड़ना ये बंद कर देते हैं तो बहुत हद तक एक कोशिश की जा सकती है, हालांकि ये कामयाब अभी तक नहीं हो पाया है कि स्टेबलाइज इस तरह से किया जा सके, क्योंकि कहीं दूर से आते हैं रेत उड़ते हुए और इन्हें ही ढक देते हैं। ऐसी स्थिति में ये बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है, लेकिन एक तरह से किसी तरह से रेत के टीलों को स्टेबलाइज करने का एक तरीका है जो यहाँ पर अपनाया जा रहा है। ये रेगिस्तान की रियलिटी है जो हमने आपको दिखाई। रेगिस्तान में जहां फेंसिंग बनाए रखना इतना मुश्किल है, वहीं सुरक्षा की दीवार कैसे खड़ी होगी, ये बड़ा सवाल है। शरद कुमार, जैसलमेर, आज तक। हमने आपको सरहद पर अचूक पहरेदारी का पूरा प्लान दिखाया। इस प्लान को पूरा करने की जिम्मेदारी बॉर्डर मैनेजमेंट डिवीजन को दी गई है। अंडरग्राउंड सेंसर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर, माइक्रो एरोस्टाट खरीदने के लिए अलग अलग कंपनियों से बातचीत चल रही है। इस पूरी योजना में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, क्योंकि पाकिस्तान से सटी सीमा छोटी मोटी नहीं है, बल्कि 3,323 किलोमीटर लंबी है। इसमें 1,225 किलोमीटर का सबसे बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में है
553 किलोमीटर पंजाब में है, 1037 किलोमीटर राजस्थान से होकर गुजरता है, 508 किलोमीटर गुजरात में आता है। अब हम आपको भारत पाक सीमा पर फेंसिंग का भी अपडेट दिखाते हैं, जिससे आपको सीमा पर सुरक्षा की तैयारी का अंदाजा हो जाएगा। पंजाब में 100% फेंसिंग हो चुकी है, राजस्थान में भी 100% फेंसिंग हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में भी फेंसिंग का टारगेट पूरा हो चुका है। सिर्फ गुजरात में 78 किलोमीटर फेंसिंग का काम बाकी है। इतने बड़े पैमाने पर फेंसिंग के बावजूद घुसपैठ जारी है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरहद को सील करना कितना जरूरी है। अब हम बॉर्डर पर अटूट दीवार वाले प्लान की एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जो पंजाब और गुजरात की जमीनी चुनौतियों से आपको वाकिफ कराएगी। राजस्थान में रेगिस्तानी मुश्किलें हैं, तो गुजरात में समुद्री सीमा का संकट है। पंजाब में अगर इस प्लान को पूरा करना है तो किसानों की बड़ी आबादी को खेती वाली जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। ये रावी नदी है, पंजाब का सबसे बड़ा टेरर रूट। दीनानगर और पठानकोट में अटैक करने वाले आतंकी रावी नदी से ही पंजाब में घुसे थे। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रही है ये रावी नदी, और मोदी सरकार के अटूट दीवार वाले प्लान के रास्ते में भी रावी नदी बड़ा रोड़ा बनकर खड़ी है। दीवार बनाने की योजना में सबसे बड़ा रोड़ा ये नदी होगी, रावी नदी, क्योंकि इस नदी पर बाढ़ के दौरान जब पानी भर जाता है तो न केवल कांटेदार तारें बह जाती है, बल्कि सुरक्षा के दूसरे जो विकल्प हैं, जो तरीके हैं, वो भी विफल हो जाते हैं। तो इस नदी पर दीवार बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि भारत सरकार ने दीवार से पहले न केवल तारबंदी की योजना बनाई थी, बल्कि लेजर फेंसिंग की एक योजना भी बनाई थी, जो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है। पंजाब में एलओसी के करीब सैकड़ों एकड़ खेती हर जमीन है। अक्सर किसानों को खेती के चक्कर में सीमा के पार भी जाना पड़ता है। बॉर्डर पर दीवार खड़ी हुई तो सरकार को ये तमाम जमीनें अधिग्रहित करनी होंगी, किसानों को मुआवजा देना होगा। जीरो लाइन के बाद लगभग 30,000 एकड़ क्षेत्रफल पर कृषि होती है, और ये जो कृषि है तार के पार होती है, जो सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भूमि है। राजनाथ सिंह और केंद्र सरकार ने जो तारबंदी के पास एक बड़ी दीवार बनाने का फैसला लिया है, उस फैसले से बहुत हजारों जो किसान हैं वो प्रभावित होंगे। आप क्या चाहते हैं कि अगर सरकार यहाँ पे दीवार लगाए तो आपको क्या मिले? आप मुआवजा मिले जमीन के बदले में, आप छोड़ देंगे गाँव? हाँ, नहीं मुआवजा देंगे सानू जी, जे थोड़ी जमीन पार रह जाएगी द्वार तो वो मुआवजा दे देना, कोई बात नहीं। उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ जी। अब गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनासकांठा का ये जलोया गांव है। ये सरहद का आखिरी गांव है। यहाँ के लोगों का अक्सर घुसपैठियों से एनकाउंटर होता रहता है। सरहद के इस हिस्से में ये स्थानीय लोग संरक्षक से कम नहीं। दीवार होने के बाद घुसपैठ कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। हाँ। अगर कोई आता है तो क्या करते हैं आप लोग? अब भाई तो वो ये हमको देख कर आता तो हमें भी इसको जान करते हैं। वो तो हमको ये हम अपने भारत का आदमी नहीं है, हम इसको पहचानते नहीं है, तो हम भी इसको बताते हैं। ये गुजरात का जमीनी इलाका है जहां फेंसिंग हो चुकी है, और सुरक्षा दीवार खड़ी करने में भी एजेंसियों को ज्यादा अड़चनें नहीं झेलनी होंगी। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो फेंसिंग होने के बाद गांव वालों को काफी रिलीफ मिली है, क्योंकि उसके बाद जो घुसपैठ है वो कम हुई है। लेकिन आज भी घुसपैठ इन इलाकों से पाकिस्तान की ओर से होती है, और कई लोग कई बार इन गांव तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली चुनौती सर क्रीक के उन इलाकों में है जो समुद्र के दायरे में है, दलदली है, और जहां किसी तरह की दीवार खड़ी करना मुमकिन नहीं। जो कच्छ का इलाका है, सिरक्रिक का इलाका है, वहां पे अब तक फेंसिंग तक नहीं बन पाई है। वैसे में ये प्रस्ताव आया है कि दीवार बनाई जाए, तो दीवार लगा पाना कितना मुश्किल होगा ये तो एक टेक्निकल बात है, लेकिन वहां पे समुंदर का पानी आ जाता है, दिन में हाई टाइड रहता है, इवनिंग में पानी एक बार फिर वहां से निकल जाता है। तो पूरी तरह से अगर देखें तो वहां पे जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं बीएसएफ के, उनके लिए भी पहरा दे पाना काफी मुश्किल रहता है। वैसे में दीवार बना पाना एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, बनासकांठा बॉर्डर, आज तक। सुरक्षा दीवार का एक अहम हिस्सा होगा लेजर वॉल। खबरदार में अब हम आपको लेजर वॉल की कुछ खासियतें दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आपको इसकी ताकत का पता चलेगा।
आज तक आपको आज वैसी अदृश्य दीवार दिखाने जा रहा है जिसको अगर हाफिज सईद के आतंकी पार करने की कोशिश करेंगे तो वहीं पर वो ढेर हो जाएंगे। ये है ऐसी दीवार जहां से लेजर बीम निकलती है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि इसका रिसीवर होता है जहां से लेजर बीम क्रॉस करती है। ये है बबन नाला। इसके बारे में बताते हैं कि आतंकी घुसपैठ करने के लिए सबसे मुफीद जगह इसको मानते हैं और यहाँ से उनको अगर अब घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो बीएसएफ की ये लेजर वाल उनको वहीं पर ढेर कर देगी, खत्म कर देगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पानी का एक ऐसा रास्ता है, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पानी को क्रॉस करके आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे नाले होते हैं, इनके अंदर से आने की कोशिश करते हैं आतंकी, तो उनको उसी जगह दबोचने की कोशिश की जाती है। ये लेजर वॉल है, देखिए मैं इसको कैसे क्रॉस करता हूं और क्रॉस करते ही इसमें आवाज आती है। ये रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आरएसएस को खुश करने वाला बयान दिया। पर्रिकर नो योर आर्मी कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद पहुंचे। पर्रिकर के सामने सेना के जवानों ने ऑपरेशन का डेमो दिया और फिर जब पर्रिकर के बोलने की बारी आई तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय आरएसएस को दे डाला। When I came to central government as a defense minister, I knew nothing. I wonder, महात्मा गांधी के गांव से आने वाले प्रधानमंत्री और जहाँ से मार्शल रेस ने ऐसे गोवा से डिफेंस मिनिस्टर और सर्जिकल स्ट्राइक, दिस इक्वेशन वाज क्वाइट, मे बी द आरएसएस टीचिंग वाज द बेसिक कोर, बट दिस वाज क्वाइट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।